सो हेलो एंड वेलकम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। माय नेम इज विजय। आप ई पाठशाला के चैनल पे चैप्टर नंबर 10 रिबल्स एंड द राज देखने जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू न्यू सीरीज 2023-24 के हिसाब से वीडियो लेक्चर सीरीज है। चैप्टर का आप जो चैप्टर नंबर देख रहे हैं, वैसे तो मैंने यहाँ पे 10 लिखा हुआ है क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ये 10 है। वीडियो लेक्चर सीरीज का ये पहला पार्ट है। दोस्तों, अगर आप सभी लोगों ने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप स्कैन करके भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे भी नोट्स मिल जाते हैं वहाँ पे सारे के सारे आप लोगों को आसानी से। अब हम बात करने जा रहे हैं इस चैप्टर के अंदर इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। और मैंने यहाँ सामने एक फोटो लगाई है और ये लेजेंडरी हीरो वैसे तो आमिर खान है, लेकिन इन्होंने जिसका रोल प्ले करा था ना, वो इस चैप्टर का मेन ग्रेवी है। अगेन मैं आपको कह रहा हूँ, एनसीईआरटी के अंदर ये चैप्टर बहुत अजीब तरीके से लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रखा है। तो मैंने इस चैप्टर को कुछ इस तरीके से बनाने की कोशिश करी है कि एनसीईआरटी की चीज़ें भी इसमें बनती रहे और साथ साथ में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहे, ताकि आपको पता चले कि बेसिकली चीज़ें हैं क्या क्या, हमें क्या क्या चीज़ें देखने की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो हम यही चीज़ इसके अंदर फोकस करेंगे। हमारी कहानी कहाँ से शुरू हो रही है दोस्तों? 1857 का जो विद्रोह हुआ था भारत के इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही के विद्रोह के द्वारा ही शुरू हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर इसकी शुरुआत होती है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बनाने के लिए आर्मी बनाई थी। आर्मी में 27 नेटिव, 51 नेटिव रेजिमेंट, ऐसे करते करते अलग अलग रेजिमेंट्स होती हैं। उन रेजिमेंट्स में से एक रेजिमेंट जो पूरी तरीके से उस टाइम पीरियड के अंदर बंगाल के अंदर थी, और बंगाल के अंदर मंगल पांडे उन्हीं की आर्मी की रेजिमेंट में काम करते थे। ड्यू टू सम रीजन ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि 1857 की क्रांति होती है और यही क्रांति आज़ादी के लिए एक नींव बन जाती है। और कहा जाता है इतिहासकर्ता के द्वारा कि भारत 1757 में गुलाम तो हुआ था, लेकिन 100 साल बाद 1857 के अंदर ये आज़ाद भी हो जाना था, बट किसी कारणवश ये आज़ाद नहीं हो पाया। अब क्यों नहीं हो पाया, इसके पीछे की पूरी स्टोरी इस चैप्टर के अंदर हमें जानने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी। ओके, तो आपकी मेन ग्रेवी क्या है, आपको पता चल गया कि मंगल पांडे के युद्ध के बारे में। मंगल पांडे का ये रिवॉल्ट जो है हमें देखने को इसमें मिलेगा, और मंगल पांडे ने किस तरीके से इस क्रांति को एक नेशनल रेवोल्यूशन, अंग्रेजों की धज्जियां उड़ गई थी उस टाइम पीरियड पे, यहां तक इसको पहुंचा दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब जिस तरीके से मैं चैप्टर को बताने की कोशिश करूंगा, आप बिल्कुल उसी पे फोकस रखना और देखना कि चैप्टर के अंदर किन किन चीज़ों को कवर किया जा रहा है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे कि हम लोगों को पता है, ये जो 1857 के अंदर बैटल ऑफ प्लासी होता है, सिराजुद्दौला, रॉबर्ट क्लाइव, मीर जाफिर के बीच ऐसा युद्ध होता है। लेकिन उसके बाद 1857 की क्रांति, जो एक सिपाही के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक विद्रोह था, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी की जड़ों को उखाड़ देने वाला सीन था। कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है मैं उस पर तो फोकस करूंगा, लेकिन साथ में इस पे फोकस किया जाएगा कि किस तरीके से कहानी के पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी बन रही थी, और बैकग्राउंड स्टोरी की वजह से ही यहाँ पे आपको इंडिया के अंदर 1857 की क्रांति देखने को मिलती है। और इस क्रांति के बाद किस तरीके से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बहुत सारे राजा, बहुत सारे जमींदार, किसान, ट्राइबल्स पीपल, सारे लोग इस क्रांति के अंदर आ गए थे, उसके पीठ पीछे की ग्रेवी है। एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा, प्रेशर कुकर के अंदर कभी भी सीटी लगती है ना, तो एकदम से नहीं लगती है, प्रेशर बनाती है, और प्रेशर बनाते 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 फिर वो एकदम से ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट मतलब एकदम से फिर उसकी हवा निकलने लगती, सीटी निकलने जाती है। सेम ऐसा ही जो क्रांति 1857 के अंदर हुई थी, उसके पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी बहुत तगड़ी है। बहुत सारी हवा बन रही थी और वो ब्लास्ट 1857 में सिर्फ एक रीजन की वजह से हो जाती है। शुरुआत कहाँ से होती है दोस्तों? शुरुआत होती है मेरठ से। पहली बार मेरठ के शहर के अंदर ये शुरू हुआ और बाद में सारे विद्रोही जो है दूसरी दिशाओं के अंदर फैल गए। जैसे कि यहाँ पे मेरठ आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मेरठ, मथुरा के ये रहा मेरठ, यहाँ से शुरू हुआ मेरठ से, और उसके बाद इलाहाबाद, आजमगढ़, लखनऊ, आगरा, झांसी, दमदम, उसके बाद जलालपुर, कटक, पता नहीं कहाँ कहाँ के इलाकों के अंदर धीरे धीरे ये फैलना चालू हो गया और ये क्रांति बहुत बड़ी क्रांति का रूप ले लेती है। अब दोस्तों इसकी शुरुआत कैसे होती है? रीजन एंड एक्सपेंशन ऑफ द रिवॉल्ट। शुरुआत होती है इसकी 19 मार्च 1857 में। मंगल पांडे एक सिपाही थे 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के अंदर। वो वहां पे एक विद्रोह होता है कंपनी के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। कमांडिंग ऑफिसर थे, उनके खिलाफ ये विद्रोह होता है।
इस विद्रोह के अंदर क्या होता है कि मंगल पांडे इतने ज़्यादा सेंसिटिव मैटर के ऊपर आ जाते हैं कि वो अपने ऑफिसर को जान से मार देते हैं। जान से मारना समझ रहे हो, बहुत बड़ी बात होती है। और मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 में एट द एज ऑफ 29, मेरी एज के टाइम पीरियड पे उनको अप्रैल के अंदर ही फांसी पे डाल दिया जाता है। अब ये रिवॉल्ट इतना बड़ा हो गया था क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये रिवॉल्ट पता किस वजह से था? ये रिवॉल्ट था खाने के अंदर गाय की हड्डी से पिसा हुआ जो चूर्ण होता है वो बनाना, और खुद गन के ऊपर कोटेड एक तरीके से मैं कह सकता हूँ सूअर की चर्बी का लेप लगा हुआ और ये बनाना। और ये मंगल पांडे क्योंकि ब्राह्मण कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और किसी भी धर्म के खिलाफ अगर ऐसा कुछ हो जाए तो फिर वहां पे इंसान जो है बड़ा एग्रेसिव हो जाता है। और मंगल पांडे क्योंकि ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते थे और इसी वजह से ऐसा कहा जाता है कि मंगल पांडे ने ये स्टेप ले लिया क्योंकि उनका धर्म भ्रष्ट हो रखा था। वो पूरी तरीके से जिस इन्फेंट्री के अंदर काम करते थे, धरातली सेना बोला जाता है इन्हें, इसमें ये काम करते थे और एक तरीके से इनका एक तरीके से धर्म जो है वो खराब ही तो हो रहा था क्योंकि सूअर की चमड़ी का लेप से वो जब कार्ट्रिज को काटते थे तो उससे इफेक्ट पड़ता था। सो दैट इज वाई अंग्रेजों ने ना आओ देखा ना ताओ देखा और मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 के दिन इनको उठा लिया, मार दिया गया। उसी के बाद 6 मई के बाद बहुत सारे जो ऑफिसर्स ने क्या करा, बहुत सारे सिपाहियों से गने छीन ली क्योंकि फिर उनको भी तो गुस्सा आ ही रहा था ना, और कहीं फिर और ज़्यादा रिवॉल्ट ना बढ़ जाए, दैट इज ये प्रॉब्लम हुई। देन उसके बाद 6 मई को एक कांड हुआ। 10 मई के दिन बहुत सारे लोग मेरठ से निकल के, बहुत सारे सिपाही जो हैं वो पूरी तरीके से वहाँ के हिस्सों में रिवॉल्ट छेड़ देते हैं और यही रिवॉल्ट बहुत सारे सिपाही जो थे रेड फोर्ट में जाके 11 मई को जाके पूरी तरीके से आपके लास्ट हमारे मुगल एम्पायर जो थे, मतलब इंडिया के उस टाइम पीरियड पे, वो आपके बहादुर शाह जफर उनके पास जाते हैं और बोलते हैं कि आपको अंग्रेजों के खिलाफ एक क्रांति छेड़ देनी चाहिए क्योंकि अब ऐसा माहौल आ चुका है कि अब हमें अंग्रेजों को निकाल देना पड़ेगा। सो दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि मंगल पांडे क्या डेथ तो इस टाइम पीरियड पे हुआ 8 अप्रैल को, लेकिन जो क्रांति की डेट है ना वो 10 मई 1857 कहा जाता है क्योंकि इसी दिन ही मेरठ के अंदर ये विद्रोह चालू हो गया था। क्योंकि जब लोगों को पता चला कि मंगल पांडे जैसे सिपाही को फांसी के फंदे पे टांग दिया गया है तो फिर तो हमारे साथ भी हो सकता है। सो दैट इज वाई विद्रोह के एक कारण नहीं माने जाते हैं। पॉलिटिकल कॉज अलग था, मिलिट्री कॉज अलग था, सोशल कॉज अलग था, इकोनॉमिक कॉज अलग था, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज अलग था और रिलीजियस कॉज अलग था। मतलब कि यहाँ पे क्रांति के अंदर अगर सिर्फ ये क्रांति मंगल पांडे तक सीमित होती तो मैं मान सकता था कि सिपाहियों का विद्रोह होगा, इसलिए सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ ऐसा कांड कर दिया। लेकिन इस विद्रोह के बाद पूरे के पूरे भारत के अंदर एक ऐसी क्रांति की लहर छेड़ गई कि उसके बाद अंग्रेजों को बच पाना बहुत मुश्किल था। अंग्रेजों को समझ में आ चुका था कि अगर ये सारे यूनाइट हो जाएंगे तो उस टाइम पीरियड में हम यहाँ पर ज़्यादा समय तक राज नहीं कर पाएंगे और शायद से हम 100 साल तक ही यहाँ पर रहेंगे। लेकिन उसी टाइम पीरियड पे अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसीज़ खेली और उसी वजह से ये क्रांति पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई। खैर फिलहाल इस चीज़ के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन एनसीईआरटी जो हमें बताने की कोशिश करती है वो इस तरीके से नहीं बताती है। तो मैं एक एक करके इस पर डिस्कशन करूँगा ताकि आपका क्रिस्टल क्लियर टॉपिक भी होता रहे और आप एनसीईआरटी की लैंग्वेज को भी समझ पाओ। सबसे पहला पॉलिटिकल कॉज। पॉलिटिकल कॉज था सब्सिडी अलायंस, दूसरा कॉज था आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये दो कॉज ऐसे बोले जाते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे राजा महाराजा जो थे वो अंग्रेजों के खिलाफ आए। सब्सिडी अलायंस क्या था, अगर आपको ध्यान हो, नहीं ध्यान है तो शॉर्टकट बता दूं, लॉर्ड ड्यूप्ले करके इनका नाम था। सबसे पहले ये लेके आए थे इंडिया के अंदर, ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थे। इन्होंने लॉर्ड ड्यूप्ले ने क्या कहा, लॉर्ड ड्यूप्ले ने ये कहा उस टाइम पीरियड के अंदर कि भैया किसी भी टेरिटरी के ऊपर अगर कोई तीसरा बंदा अटैक करता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आपको मिलिट्री हेल्प देगी। मिलिट्री हेल्प में होगा बस ये कि हम आपको पूरी तरीके से आर्मी देंगे, हमारी आर्मी ऑर्गेनाइज है, वेल ट्रेंड है, बस हमारी आर्मी को आपको क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा और उसके बदले में वो सेवा आपको देंगे। बट शर्त बस इतनी सी होगी कि आप किसी भी दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं हमें पता होना चाहिए, आप किसी भी दूसरी पार्टी से अलायंस करते हैं, राजा से अलायंस करते हैं हमें पता होना चाहिए, मतलब आपके सारे सीक्रेट हमें पता होना चाहिए। अगर आप इन सारे सीक्रेट्स को तोड़ देते हैं और किसी कारणवश आप किसी और के साथ अलायंस कर लेते हैं तो ऐसे में हम आपके ऊपर अटैक कर देंगे और आपकी जमीन को हम कैप्चर कर लेंगे। तो ये सब्सिडी अलायंस के तहत बहुत सारे राजाओं के साथ ऐसा हुआ था। तो इस वजह से राजाओं की जमीनें भी छीनी गई थी और अंग्रेजों की जमीनें बढ़ती चली गई थी। दूसरी सिद्धांत था चूक का सिद्धांत, जिसे हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसे दत्तक पुत्र का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के तहत हुआ ये था कि बहुत सारे ऐसे स्टेट जहाँ पे राजा तो थे लेकिन राजा के बाद उनकी कोई संतान नहीं थी
और जब उनकी कोई संतान नहीं होगी तो उसकी ज़मीन का हिस्सा अंग्रेजों को मिल जाएगा, और ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था। तो पॉलिटिकल कॉज में कह सकता हूँ कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो इस सब्सिडी अलायंस की वजह से ही आई होंगी, क्योंकि सहायक संधि के अंदर अंग्रेजों ने इन शर्तों को फोकस करा था। लॉर्ड डुप्ले ने इसको सबसे पहले शुरू करा था, लेकिन इंडिया के अंदर लॉर्ड वेजले द्वारा इसको 1798 के अंदर इस व्यवस्था को अंग्रेजी सरकार के द्वारा इंडिया के अंदर अडॉप्ट कर लिया गया था। थोड़ा सा आपको इसको जानना जरूरी है। क्या करते हैं ये लोग? अंग्रेज अपने सहयोगी की बाहरी और आंतरिक चुनौती से रक्षा करेंगे। सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी। सहयोगी पक्ष को इसी टुकड़ी के रख रखाव की व्यवस्था करनी होगी। सहयोगी पक्ष ना तो किसी दूसरे शासक के साथ संधि कर सकेगा और ना ही अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में हिस्सा लेगा। अगर वो ऐसा वो कर देता है तो ऐसे में उसकी जमीन का हिस्सा अंग्रेजों को मिल जाएगा। तो ये एक सहायक संधि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, सॉरी सब्सिडी अलायंस था। और उसके बाद चूक के सिद्धांत में जैसे मैंने कहा कि जिनके संतान नहीं होगी वो किनको मिल जाएगा, वो अंग्रेजों को मिल जाएगा। तो लॉर्ड डलहौजी ने ये बनाया था। अब ये यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि लॉर्ड वेजले ने क्या करा, लॉर्ड डलहौजी ने क्या करा, वो ज़रूरी है। तो एनेक्स सतारा, नागपुर, उसके बाद संभलपुर, उदयपुर, ये सारे के सारे हिस्से इसी वजह से क्या कहते हैं कैप्चर करे गए थे। जब झांसी की बात आई थी, झांसी के अंदर जो आपके क्या कहते हैं मणिकर्णिका इन्हें बोला जाता था नाम से, तो गंगाधर राव जो थे वो मर गए थे और उनका एक कोई बेटा नहीं था। उन्होंने आनंद राव को क्या कहते हैं एज अ गोद लिया था। और उसके बाद क्या कहते हैं लक्ष्मीबाई जो है वो कहती है कि ब्रिटिशर से भाई मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी आपको, क्योंकि मेरे हस्बैंड की डेथ होगी पर हमारे पास बच्चा है तो हम क्यों दें आप लोगों को। सो दैट इज़ वाई ये कारण बनता है। और दोस्तों ये वाला पार्ट यहीं खत्म होता है। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के लिए आप लोगों को एक लाइन ज़रूर कमेंट में मुझे बतानी होगी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, है ना। तो ये लाइन लिखी किसने थी? बहुत फेमस लाइन है और ये एनसीईआरटी के अंदर है। आई होप आपने पढ़ी होगी, मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को जल्दी मिलेंगे, दूसरे कॉज के बारे में आपको डिफाइन करेंगे। वीडियो के लिए एक्सेसरीज सेकंड में जल्दी आएगी। तो दिस इज इन दिस वीडियो। आई होप अगर आप यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। दिस इज इट इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।